नमस्कार, मैं रजत कुमार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर पाठशाला, जिसमें हम कर रहे हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज़, यानी एक प्रकार के टेस्ट सीरीज़ है। तो इस टेस्ट सीरीज़ से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट भी ज़रूर करते रहें कि आपको कैसा लग रहा है, क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं। कि जिसमें पहला क्वेश्चन है कि एक उन्नत प्रजाति का प्रारंभिक बीज क्या कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? कहलाता है नाभिकीय बीज, जिसे जो है न्यूक्लियस सीड भी कहते हैं। इसी बीज से जो है अन्य बीज बाद के बीज बनाए जाते हैं, जैसे कि ब्रीडर सीड हो गया और आधारीय बीज हो गया और प्रमाणित बीज हो गया। तो इस बीज की जो जेनेटिक एंड फिजिकल जो प्योरिटी होती है बिल्कुल 100% होती है। पूरी 100% जो है इस बीज की क्या होती है, प्योरिटी होती है। और इसे ही क्या बोला जाता है, इसे ही मूल बीज कहा जाता है। इसे क्या बोला जाता है? मूल बीज भी इसे ही बोला जाता है। किसे? नाभिकीय बीज को। इसे कौन उत्पन्न करता है? जो प्लांट ब्रीडर होते हैं वे इसे उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीज जीवितता परीक्षण किया जाता है। किस परीक्षण के द्वारा जो है हम बीज जीवितता परीक्षण करते हैं? तो किसके द्वारा करते हैं? टेट्राजोलियम के द्वारा बीज जीवितता परीक्षण किया जाता है। इसमें क्या क्या करते हैं कि इसमें 2,3,5 ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड या ब्रोमाइड की डिहाइड्रोजेनेसिस एंजाइम के साथ क्या करवाते हैं? क्रिया करवाते हैं। जब इसकी क्रिया कराई जाती है तो लाल रंग का एक पदार्थ बनता है। उस लाल रंग के पदार्थ को जो है फार्मेजान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फार्मेजान कहा जाता है। अगर इसका जो लाल रंग आ जाता है तो ये यह बताता है कि इस बीज में जो है जीवन क्षमता बची हुई है। और ये जो टेट्राजोलियम जो परीक्षण जो दिया था, ये किसने दिया था? ये लाकोन ने दिया था। किस वैज्ञानिक ने दिया था? लाकोन ने दिया था। कब? 1945 में। याद रखिएगा कि टेट्राजोलियम के लिए हम किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? 2,3,5 ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड की क्या करते हैं? डिहाइड्रोजेनेसिस एंजाइम के साथ क्रिया कराते हैं, जिससे लाल रंग का एक पदार्थ बनता है, जिसे क्या बोला जाता है? फार्मेजान बोला जाता है। अगर लाल रंग आ जाता है तो बीज में क्या बची है? जीवन क्षमता बची हुई है। और ये किसने दी थी? ये लाकोन ने जो है ये दिए था। इसने दिया था टेट्राजोलियम परीक्षण, लाकोन ने दिया था। कब? 1945 में। 1945 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संकर धान में नर वंध्यता यानी कि मेल स्टेरिलिटी लाइन की शुद्धता को बनाए रखने के लिए उचित आइसोलेशन दूरी यानी आइसोलेशन डिस्टेंस अपनाया जाता है। तो कितना अपनाया जाता है? 500 मीटर अपनाया जाता है, यानी मेल स्टेरिलिटी लाइन की शुद्धता बनाए रखने के लिए। वहीं अगर अन्य बात करें कि जैसे कि जो धान्य फसल होती हैं, धान्य फसल, तो उसमें जैसे कि धान हो गया, गेहूं हो गया, जौ हो गया, जई हो गया, इसमें जो है आधारीय बीज और प्रमाणित बीज, इनके जो इसमें जो आइसोलेशन की दूरी रखी जाती है वो कितनी रखी जाती है? 3 मीटर रखी जाती है। वहीं अगर जो संकर धान की बात करें, अगर संकर धान हमें उगाना है तो संकर धान के लिए जो ये दूरी रहती है कि आधारीय बीज के लिए तो 200 मीटर और वहीं प्रमाणित बीज के लिए कितनी? 100 मीटर रखते हैं। और परंतु जब संकर धान में क्या रखनी हो हमें? मेल स्टेरिलिटी लाइन शुद्धता बनाए रखनी हो, तो तब यह दूरी कितनी हो जाती है? 500 मीटर हो जाती है। नेक्स्ट है कि खेती की श्री मेथड किस फसल से संबंधित है? तो ये किस फसल से संबंधित है? ये
धान की फसल से संबंधित है। श्री की फुल फॉर्म क्या होती है कि सिस्टम ऑफ राइज इंटेंसिफिकेशन मेथड जो है इसका श्री का पूरा नाम होता है। और ये किसके संबंधित है, ये धान की रोपाई से संबंधित है। और इसलिए सबसे पहले इसका आविष्कार किस देश में हुआ था, वो हुआ था मेडागास्कर में जो है इस विधि का आविष्कार हुआ था। कब हुआ था, ये हुआ था 1983 में जो है इस विधि का निर्माण हुआ था, जिसे किसने किया था, फादर हेनरी डी लोनिले। किसने, फादर हेनरी डी लोनिले ने जो है कब की थी इसकी आविष्कार, 1983 में। कहाँ, मेडागास्कर में। इसमें जो बीज दर रखे जाती है यानी सीड रेट कितना रखा जाता है, 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखा जाता है। और इसमें अगर रोपाई की दूरी बात करें तो रोपाई की जो दूरी कितनी रहती है, वो रहती है 25 गुणा 25 सेंटीमीटर रखी जाती है। नेक्स्ट है कि प्रजनन बीज के लिए किस रंग का लेबल यानी कि टैग का प्रयोग किया जाता है। प्रजनन यानी कि जो ब्रीडर सीड होता है उसमें जो है किस रंग के टैग का हम प्रयोग करते हैं। तो किसका करते हैं, वो पीले कलर का यानी गोल्डन कलर का जो है हम टैग का प्रयोग करते हैं। किसके लिए, ब्रीडर सीड के लिए। ब्रीडर सीड के लिए जो हम किसका रंग का प्रयोग करते हैं, पीले रंग के टैग का प्रयोग करते हैं। वहीं अगर फाउंडेशन सीड यानी कि आधारीय बीज की अगर बात करें तो उसके लिए कैसे टैग का प्रयोग किया जाता है, सफ़ेद रंग के टैग का प्रयोग किया जाता है। वहीं एक और सीड होता है जिसे रजिस्टर्ड सीड भी बोला जाता है, रजिस्टर्ड सीड बोला जाता है, जो भारत में नहीं उगाया जाता। तो इसमें जो कैसे रंग का टैग लगता है, पर्पल कलर का रंग का टैग लगाया जाता है। वहीं अगर सर्टिफाइड यानी कि जो प्रमाणित बीज होता है उसके लिए कौन से टैग का प्रयोग करते हैं, नीले रंग के टैग का प्रयोग करते हैं, नीले रंग का टैग का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है कि व्यावसायिक खेती के लिए किसानों को वितरित किए जाने वाला बीज यानी कि किसानों को जो किस प्रकार का बीज दिया जाता है बोने के लिए। तो किस प्रकार का बीज दिया जाता है, तो वो दिया जाता है प्रमाणित बीज यानी कि सर्टिफाइड सीड जो है वह किसानों को बोने के लिए दिया जाता है। इस पर कैसे रंग का टैग लगाया जाता है, अभी बताया कि नीले रंग का टैग लगाया जाता है। नेक्स्ट है कि मर्दा जल को धारण करने वाला बल, कि मर्दा जल को जो है किस बल के द्वारा जो है जल को धारण करती है। तो कौन सा करती है, ऑप्शन सी यानी कोइजन और एडिशन जो बल होते हैं उनके दोनों के द्वारा ही मृदा जो है जल को धारण करती है। अगर वहीं कोइजन बल की बात करें तो कोइजन बल क्या होता है कि जब एक समान अणुओं के बीच के लगने वाले बल को क्या कहते हैं, कोइजन बल कहते हैं। जैसे कि पानी और पानी के अणुओं के बीच ही क्या लगता है, बल लगता है। उसे क्या बोला जाता है, कोइजन या सहसंजन बल कहा जाता है। वहीं अगर एडिशनल बल की बात करें तो ये क्या होता है कि जब दो असमान अणुओं के बीच क्या लगता है, जो बल लगता है उसे जो है एडिशन बल कहा जाता है यानी कि आसंजन बल कहा जाता है। जैसे कि मृदा व जल के अणुओं के बीच जो बल लगता है उसे क्या बोला जाता है, आसंजन या एडिशन बल कहा जाता है। नेक्स्ट है कि लवणों से प्रभावित मृदा जिसमें सोडियम विनिमय प्रतिशत 15% से क्या होती है, कम होती है, तो वह कौन सी मृदा होगी।
तो वह कौन सी मृदा होगी? वह होगी लवणीय क्षारीय मृदा। और कौन सी मृदा होगी? लवणीय क्षारीय मृदा। इसका पीएच मान कितना यानी इसमें कितना होता है? 15 सोडियम विनय 15% से कम होता है। ये पता है कि जिस क्षारीय मृदाएं कौन सी होती हैं जिनमें यानी इनके सुधार के लिए जो है हम किसका प्रयोग करते हैं? क्षारीय मृदाओं का क्या कहते हैं? जिप्सम का प्रयोग करते हैं। जिप्सम का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है, तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कि CaSO4 × 2H2O। ये किसका सूत्र होता है? जिप्सम का सूत्र होता है। वहीं अगर यूरिया के सूत्र की बात करें, यूरिया, तो यूरिया के सूत्र क्या होता है? NH2CONH2। इसके बाद वहीं अगर म्यूरेट ऑफ पोटास यानी जिससे क्या बोला जाता है? MOP भी बोला जाता है, जिसमें पोटास की मात्रा कितनी होती है? 60% होती है। तो इसका जो फॉर्मूला क्या होता है? KCl यानी कि पोटेशियम क्लोराइड भी जो है म्यूरेट ऑफ पोटास को बोला जाता है। नेक्स्ट है कि सामान्य मृदा का CN यानी कि कार्बन नाइट्रोजन अनुपात होता है, तो कितना होता है? तो ये होता है क्या? 10:1। वहीं अगर सामान्य मृदा में कैसा होता है? कि 10:1 से लेकर 12:1 होता है। वहीं अगर ह्यूमस की बात करें, ह्यूमस में जो है अनुपात कितना होता है? 10:1 होता है। वहीं अगर दलहनी लेग्यूम्स यानी दलहनी में अगर बात करें लेग्यूम्स में, तो ये कितना होता है? 20:1 से 30:1 होता है। वहीं अगर गोबर की खाद में बात करें, गोबर की खाद यानी FYM, M का जो कार्बन नाइट्रोजन अनुपात होता है वो कितना होता है? 20 से 30:1 होता है। नेक्स्ट है कि क्षार भूमि में पीएच मान होता है, तो क्षार भूमि का पीएच मान कितना होता है? ये होता है 9। क्षार भूमि का पीएच मान कितना होता है? 9 होता है। क्यों? क्योंकि जो क्षारीय मृदा होती है इनका पीएच मान कितना होता है? 8.5 से अधिक होता है। जबकि जो लवणीय मृदा होती है इनका पीएच मान कितना होता है? 8.5 से कम होता है। ठीक है जी, याद रखिएगा। जो लवणीय मृदाओं को क्या बोला जाता है? सफ़ेद ऊसर बोला जाता है। लवणीय मृदाओं को क्या बोला जाता है? सफ़ेद ऊसर बोला जाता है। वहीं अगर क्षारीय मृदाओं को क्या बोला जाता है? काला ऊसर बोला जाता है। क्योंकि ये जो क्षारीय मृदाएं हैं इसी में ही विनिमय सोडियम 15% से अधिक पाया जाता है, जबकि लवणीय मृदाओं में विनिमय सोडियम 15% से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मृदा परीक्षण के आधार पर मिट्टी में सल्फर का क्रांतिक स्तर कितना होता है? तो ये कितना होता है? ये होता है 10 ppm। नेक्स्ट है कि एमाइड नाइट्रोजन के रूप में यानी एमाइड नाइट्रोजन रूप किस उर्वरक में पाया जाता है? तो किस में पाया जाता है? ये पाया जाता है यूरिया में। किस में पाया जाता है? यूरिया में एमाइड पाया जाता है। तो इसमें यूरिया में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन पाई जाती है? 46% नाइट्रोजन पाई जाती है। एमाइड का एक और अन्य उर्वरक भी है जिसे क्या बोला जाता है? कैल्शियम साइनाइड कहा जाता है। कैल्शियम साइनाइड में जो है 21% क्या पाई जाती है?
नाइट्रोजन पाई जाती है। और इस साइनाइड में ही जो है 39% क्या पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है। याद रखिएगा कि यूरिया में जो नाइट्रोजन होती है वो 46% होती है, और कैल्शियम साइनाइड भी जो है एमाइड के रूप में, एमाइड फर्टिलाइज़र है, और इसमें जो है नाइट्रोजन 21% और कैल्शियम कितना पाया जाता है, 39% कैल्शियम इसमें पाया जाता है। नेक्स्ट है कि नाइट्रीकरण की प्रक्रिया है, नाइट्रीकरण की प्रक्रिया है। तो नाइट्रीकरण की प्रक्रिया कैसी प्रक्रिया है, तो ये कैसी प्रक्रिया है, ऑक्सीकरण प्रक्रिया है, यानी कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। क्या, नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण को क्या बोला जाता है, नाइट्रिफिकेशन भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें जो है बैक्टीरिया के द्वारा अमोनिया को नाइट्रेट में बदल दिया जाता है। किस में बदल दिया जाता है, नाइट्रेट में बदल दिया जाता है। किसकी उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में बदला जाता है। तो इसी कारण यह प्रक्रिया कैसी है, ऑक्सीकरण प्रक्रिया है। नेक्स्ट है कि ऊसर मृदा सतह पर जल ठहराव का कारण क्या होता है, यानी कि किस कारण से जो है ऊसर मृदा सतह पर जल ठहर जाता है। तो किस कारण ठहर जाता है, तो विक्षेपण के कारण जो है ठहर जाता है। क्यों होता है, क्योंकि इस प्रक्रिया के दौरान क्या होता है कि मृदा में उपस्थित जो आयन होते हैं वे क्या होते हैं कि जल के साथ घुलकर कहाँ जाते हैं, मृदा सतह पर आ जाते हैं, मृदा सतह पर आ जाते हैं। जिससे क्या होता है कि जो केशिका नली होती है, जो क्या होती है, केशिका नली होती है, केशिका नली होती है, वो बंद हो जाती है। वो क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। जिससे जो है जो पानी का जो रिसाव है वो नीचे की ओर नहीं हो पाता है। तो इसी कारण जो है जो ऊसर मृदा है उन पर जल का ठहराव रह जाता है। तो इस प्रक्रिया को क्या क्या कहा जाता है, विक्षेपण कहा जाता है। नेक्स्ट है कि किस उर्वरक को सोना के नाम से भी जाना जाता है, यानी वो कौन सा उर्वरक है जिसे जो है सोना के नाम से भी जाना जाता है। तो किसे जाना जाता है, तो उसका नाम क्या है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को आम भाषा में क्या बोला जाता है, कैन, या फिर इसे क्या बोलते हैं, किसान खाद भी कहा जाता है, किसान खाद भी कहा जाता है। और ये कैसा उर्वरक होता है, ये है उदासीन उर्वरक है। कैसा उर्वरक है, उदासीन उर्वरक है। कैसा उर्वरक है, उदासीन उर्वरक है। और इसमें जो है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट में जो है 26% क्या पाई जाती है, नाइट्रोजन पाई जाती है। कितनी पाई जाती है, 26% नाइट्रोजन जो है इसमें पाई जाती है। और इसे जो है क्या बोला जाता है, किसान खाद भी बोला जाता है। और वहीं अगर अमोनियम नाइट्रेट की बात करें तो अमोनियम नाइट्रेट में जो है 33 से 34% क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है। वहीं यूरिया में कितना पाया जाता है, यूरिया में 46% नाइट्रोजन पाया जाता है। वहीं डाई अमोनियम फास्फेट यानी कि DAP में 18% क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन, और 46% क्या पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है। यह होता है। नेक्स्ट है कि उपजाऊ भूमि को अनुपजाऊ भूमि में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है डेजर्टाइजेशन और डेजर्टिफिकेशन, यानी कि दोनों ही प्रक्रिया कहा जाता है। ये दोनों प्रक्रिया कैसी हैं, इन्हें जो है सोइल इरोजन भी कहा जाता है, सोइल इरोजन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायता करने वाला तत्व, यानी कि जो नाइट्रोजन की स्थिरीकरण करता है तो उसमें कौन सा पोषक तत्व जो है सहायता करता है, तो वो कौन सा करता है, मोलिब्डेनम जो है सहायता करता है। ये पता है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण किसके द्वारा होता है, जो राइजोबियम
जीवाणु होता है उसके द्वारा किया जाता है। राइजोबियम जीवाणु किन में पाया जाता है? दलहनी फसलों में पाया जाता है। कहाँ? जड़ों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? जड़ों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाइट्रोजिनेज एंजाइम संबंधित है। तो नाइट्रोजिनेज एंजाइम किससे संबंधित है? ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण से संबंधित है। नेक्स्ट है कि गेहूं में बोनेपन के लिए जीन है। तो गेहूं में बोनेपन के लिए कौन सा जीन जिम्मेदार होता है? तो कौन सा होता है? नोरिन 10। तो नोरिन जो 10 जीन होता है यह गेहूं में बोनेपन के लिए क्या होता है? जिम्मेदार होता है। वर्तमान में कौन से जीन जिम्मेदार है? यानी जो वर्तमान में जो किस में आ रही है छोटी लंबाई की, तो उसके लिए कौन से जीन है वर्तमान में? है RH1 और RH2। यानी वर्तमान में जो है ये इस जीन की जो है वैरायटी बोल आ रही है, जिसमें वहीं अगर DGU जीन की अगर बात करें तो ये किसका जीन है? ये धान का जीन है। ये धान में जो है बोनेपन के लिए जिम्मेदार है। वहीं ओपेक 2 की अगर बात करें, ओपेक 2 जो है किससे संबंधित है? ये मक्का से संबंधित है। और इसके कारण जो है क्या, ओपेक 2 से क्या हुआ है कि मक्का में जो ट्रिप्टोफेन व लाइसिन की पूर्ति की गई है। किसके द्वारा? किस वैज्ञानिक ने जो इसकी खोज करी थी? उनका नाम क्या है? डॉक्टर SK वंसल। क्या नाम है उनका? डॉक्टर SK वंसल। डॉक्टर SK वंसल को जो है डॉक्टर SK वंसल को जो है इस कार्य के लिए 2000 में जो है विश्व खाद्य पुरस्कार से नवाजा गया है। वहीं अगर सबसे पहला जो विश्व खाद्य पुरस्कार किसे मिला था? वो मिला था डॉक्टर MS स्वामीनाथन को। कब मिला था? ये 1987 में। वहीं जो ओपेक 2 से जो वैरायटी बनाई गई है वो वैरायटी कौन सी है? उन वैरायटी के नाम है शक्ति, प्रोटीना और रत्ना। ये जो है ये ओपेक 2 जीन से निर्मित वैरायटी है। तो याद रखिएगा ओपेक 2 जो है किससे संबंधित है? मक्का से संबंधित है। इसकी खोज किसने करी थी? डॉक्टर SK वंसल ने करी थी। इसमें क्या होता है कि इन्होंने ट्रिप्टोफेन और लाइसिन की पूर्ति के लिए जो है ये ओपेक 2 जीन मक्का में डाला था। इसके लिए जो है इन्हें 2000 में क्या मिला था? विश्व खाद्य पुरस्कार दिया गया था। जिसकी इन्होंने वैरायटी जो विकसित करी थी वह कौन सी थी? शक्ति, प्रोटीना व रत्ना। नेक्स्ट है कि सूक्ष्म जीव जो 5 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर वृद्धि करते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो वे क्या कहलाते हैं? वे साइक्रोफिल्स कहलाते हैं। यानी कि ऐसे सूक्ष्म जीव जो 5 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर क्या कर सकते हैं? वृद्धि कर सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? साइक्रोफिल्स कहते हैं। वहीं अगर थर्मोफिल्स की बात करें, थर्मोफिल्स में वे सूक्ष्म जीव आते हैं जो 50 से 70 डिग्री सेल्सियस के बीच क्या कर सकते हैं? वृद्धि कर सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के रूप में है स्ट्रेप्टोकोकस। जो स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु होता है वह कितने डिग्री पर वृद्धि कर सकता है? 50 से 70 डिग्री सेल्सियस डिग्री के बीच जो है वृद्धि कर सकता है। वहीं अगर मीजोफिल की बात करें, मीजोफिल में वे सूक्ष्म जीव आते हैं जो 20 डिग्री से 50 डिग्री सेल्सियस के बीच क्या कर सकते हैं? वृद्धि कर सकते हैं। वहीं अगर एक होता है साइक्रोफिल क्या होता है? साइक्रोफिल
माफ की, इसमें ये गलत ऑप्शन है। जो ये अगर वही सूक्ष्म जीव जो 5 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर जो वृद्धि करता है उसे कहा जाता है क्या? क्रायोफिल। उसे क्या बोला जाता है? क्रायोफिल बोला जाता है। जो 5 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर जो जीव क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं। जिसमें इसका जो उदाहरण है वो क्या है? स्यूडोमोनास। वो क्या है? स्यूडोमोनास। या एक और है सिरेटिया। वहीं अगर साइक्रोफिल की बात करें तो साइक्रोफिल में जीव आते हैं जो 5 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं। और मीजोफिल में वे जीव आते हैं जो 20 से लेकर 50 डिग्री सेल्सियस तक क्या करते हैं? अपनी वृद्धि करते हैं। और थर्मोफिल्स में वे जीव आते हैं जो 50 से 70 डिग्री सेल्सियस पर क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं। नेक्स्ट है कि कैल्सीकरण के लिए आवश्यक विटामिन कौन सा होता है? तो कैल्सीकरण के लिए कौन सा विटामिन उपयुक्त होता है? ये होता है विटामिन डी। ये पता है कि विटामिन डी जो है किससे प्राप्त होता है? ये धूप से प्राप्त होता है। और इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? रिकेटस रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? रिकेटस रोग हो जाता है। वहीं अगर विटामिन ए की बात करें तो विटामिन ए को क्या बोला जाता है? रेटिनॉल बोला जाता है। और इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? रतौंधी रोग हो जाता है। वहीं अगर विटामिन सी की बात करें तो विटामिन सी को क्या का वैज्ञानिक नाम क्या है? एस्कोर्बिक एसिड है। और इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? स्कर्वी रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? स्कर्वी रोग हो जाता है। वहीं विटामिन बी की बात करें तो विटामिन बी के जो है ए कॉम्प्लेक्स के रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट है कि ग्लाइकोलाइसिस का संबंध है। तो ग्लाइकोलाइसिस का यानी किसकी क्रिया है? तो किसकी क्रिया है? ये श्वसन की क्रिया है। श्वसन की क्रिया है जो ये क्रिया कहाँ होती है? ये साइटोप्लाज्म में होती है। साइटोप्लाज्म में होती है। इस क्रिया में क्या होता है कि ग्लूकोज का विघटन होकर किसका? ग्लूकोज का विघटन होकर ग्लूकोज का विघटन होकर पाइरूविक अम्ल के इसके पाइरूविक अम्ल के 2 अणु बनते हैं। कितने अणु बनते हैं? 2 अणु बनते हैं। और इस पूरी प्रक्रिया के दौरान जो है 4 एटीपी अणुओं का निर्माण होता है। कुल 4 एटीपी अणुओं का निर्माण होता है, जिसमें से 2 अणु जो है 2 एटीपी अणु जो है इस क्रिया को कराने में क्या हो जाते हैं? खर्च हो जाते हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया का यानी ग्लाइकोलाइसिस में जो है हमें कुल 2 एटीपी का ही क्या होता है? लाभ होता है। नेक्स्ट है कि पॉलीसेकेराइड की संरचना किससे बनी होती है? तो पॉलीसेकेराइड की संरचना किससे बनी होती है? ये शर्करा से बनी होती है। यानी शर्करा का मतलब है कि कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 मोनोसेकेराइड, दूसरा डाइसेकेराइड और तीसरा क्या होता है? पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड क्या होते हैं? जिसमें शर्करा के क्या होता है? एक ही अणु होता है, जैसे कि ग्लूकोज वगैरह हो गए। वहीं अगर डाइसेकेराइड की बात करें तो डाइसेकेराइड क्या होते हैं? जिसमें 2 शर्करा के 2 अणु होते हैं, जैसे कि लैक्टोज वगैरह हो गए। लैक्टोज जो किससे बना होता है? ये ग्लूकोज और ग्लैक्टोज से मिलकर बना होता है। लैक्टोज किसकी है? ये दूध की शर्करा होती है। वहीं अगर पॉलीसेकेराइड की बात करें, पॉलीसेकेराइड में जो है यानी कि एक बड़ी मात्रा में जो है शर्करा की संख्या पाई जाती है, लगभग 10 से भी अधिक होती है। इसके जो उदाहरण है पॉलीसेकेराइड के, वे क्या है? स्टार्च, सेलुलोज और क्या है?
इनुलिन। इनुलिन ये महत्वपूर्ण इसके उदाहरण है किसके, पॉलीसेकेराइड के। नेक्स्ट है कि एंजाइम है, तो एंजाइम क्या है, एंजाइम एक नाइट्रोजन युक्त क्या है, प्रोटीन है। एंजाइम क्या है, नाइट्रोजन युक्त एक प्रोटीन है, जो कहाँ पाए जाते हैं, जो जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं। इसमें जीवित कोशिकाओं में जो है पाए जाते हैं, जो रासायनिक अभिक्रियाओं में क्या लेते हैं, जो जैव रासायनिक अभिक्रिया होती है, जो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में क्या लेते हैं, भाग लेते हैं, और इन क्रियाओं को क्या कर देते हैं, तेज कर देते हैं। क्या कर देते हैं, तेज कर देते हैं, तेज कर देते हैं, कि इसी कारण इन्हें जो है क्या कहा जाता है, जैव उत्प्रेरक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जैव उत्प्रेरक भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि सूक्ष्म जीवों द्वारा नाइट्रेट से रासायनिक नाइट्रोजन में परिवर्तन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, ये कहा जाता है डी नाइट्रिफिकेशन। एक तो होती है नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन में क्या होता है कि जो अमोनिया होती है वो काहे में बदल दी जाती है, जीवाणुओं के द्वारा नाइट्राइट में बदल दी जाती है। जबकि डी नाइट्रिफिकेशन जो है नाइट्रिफिकेशन की उल्टी प्रक्रिया है। इसमें क्या होता है कि इसमें नाइट्राइट का क्या होती है, नाइट्रेट जो है जीवाणुओं के द्वारा काहे में बदल दी जाती है, नाइट्रोजन में बदल दी जाती है, जो कहाँ चली जाती है, वायुमंडल में चली जाती है, जिससे जो है मृदा में किसकी कमी हो जाती है, नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। और डीनाइट्रिफिकेशन करने वाले जो जीवाणु मुख्यतः है वह कौन से हैं, वो है बेसिलस, तो बेसिलस स्पीसीज के, एक होता है बैक्टीरियम, ये एक तो होता है बैक्टीरियम डी नाइट्रिफिकेंस, एक तो होता है बेसिलस, एक होता है बैक्टीरियम डी नाइट्रिफिकेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की अंधकार प्रक्रिया यानी कि डार्क रिएक्शन जो है ये कहाँ होती है, तो ये बताना है कि डार्क रिएक्शन कहाँ होती है। तो डार्क रिएक्शन जो है कहाँ होती है, ये क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होती है। कहाँ होती है डार्क रिएक्शन, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होती है। और इस प्रक्रिया की जो खोज किसने की थी, वो की थी किसने, ब्लैक मैन ने जो है डार्क रिएक्शन की जो है खोज की थी, और ये बताए थे कि ये प्रक्रिया कहाँ होती है, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होती है। वहीं अगर प्रकाशीय यानी कि जो प्रकाश की उपस्थिति में जो प्रक्रिया होती है वो कहाँ होती है, क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में होती है। ये कहाँ होती है, प्रकाशीय अभिक्रिया कहाँ होती है भाई, क्लोरोप्लास्ट के या क्लोरोप्लाज्म के ग्रेना में होती है। कौन सी, प्रकाशीय अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लोरोफिल ए द्वारा किस तरंगदैर्घ्य का सबसे अधिक अवशोषित होता है, यानी क्लोरोफिल ए जो है किस तरंगदैर्घ्य को जो है प्रकाश सबसे अधिक क्या करता है, अवशोषित करता है। तो कितने दैर्घ्य का करता है, वो करता है 600 Na। यही है कि जो क्लोरोफिल जो है कितने प्रकार का होता है, क्लोरोफिल के जो अणु है वह तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। एक तो होता है क्लोरोफिल ए, दूसरा होता है क्लोरोफिल बी, और तीसरा होता है कैरोटीनॉइड्स। तीसरा होता है क्या, कैरोटीनॉइड। तीसरा क्या होता है, कैरोटीनॉइड होता है। और ये सभी कहाँ पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में पाए जाते हैं। यानी ग्रेना में जो है एक झिल्ली के रूप में ये तीनों के तीनों जो है पाए जाते हैं। वहीं अगर क्लोरोफिल की बात करें तो क्लोरोफिल जो है सबसे अधिक जो है
किस किस तरह के यानी किस रंग के प्रकाश को अवशोषित करता है, तो वो करता है लाल। लाल, और लाल की जो तरंग दैर्ध्य होती है यानी वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ तो कितनी होती है, वह 647 यानी कि नैनोमीटर होती है। तो यही इसमें यानी सबसे ज़्यादा किस वेवलेंथ के जो प्रकाश को ये अवशोषित करता है, तो किसे करता है, 600 नैनोमीटर के प्रकाश को करता है, जो कौन सा होता है, लाल रंग होता है। वहीं अगर क्लोरोफिल बी की बात करें, क्लोरोफिल बी, तो जो क्लोरोफिल बी होता है ये किस रंग के प्रकाश को अवशोषित करता है सबसे ज़्यादा, वो करता है नीले को। तो जिसकी जो वेवलेंथ होती है वो कितनी होती है, 430 से 470 नैनोमीटर जो है इसकी वेवलेंथ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका के किस अंकों को बिजली घर कहते हैं, तो किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है किसे, माइटोकॉन्ड्रिया को। किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को जो है कोशिका का बिजली घर यानी कि पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। इसकी खोज किसने करी थी, ये की थी कोलिकर ने। किसने करी थी, कोलिकर ने की थी। और इसका जो वर्णन है यानी इसके जो क्या कहते हैं, इसका अध्ययन जो किसने किया था, वो अल्टमान ने किया था। किसने किया था, अल्टमान ने किया था। नेक्स्ट है यानी जो आज का क्वेश्चन है जिसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि निम्न में से कौन नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, कि निम्न में से क्या है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। तो इसका आंसर जो है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो अगर इस तरह के क्वेश्चनों के लिए हमारे चैनल को जो है ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी क्या करें, शेयर करें। तो धन्यवाद, जय हिंद।